इस कार्यक्रम में क्या होने वाला है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी खुद नदौन के दौरे पे हैं। इस कार्यक्रम का आज शुरुआत हो रहा है और उसी तरह से कैबिनेट मिनिस्टर्स अपने अपने जहाँ जहाँ जिसकी ड्यूटीज़ लगी हैं इस कार्यक्रम का आज आगाज़ हो रहा है। इसके पीछे क्या सोच है कि लोगों के बीच और गांव के साथ लोगों से संवाद बनाना है सरकार का। और एक साल का जो कार्यकाल है हमारी सरकार का, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार हिमाचल प्रदेश में लोगों के आशीर्वाद से जो बने और जिसका नेतृत्व ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं, हमने एक साल में हमारी सरकार ने कौन से ऐसे फैसले जनहित में लिए और हमारी प्रदेश का सरकार का एक साल का जो कार्यकाल रहा उसमें कौन सी अप्स एंड डाउन्स रही, कैसी अनुभव रहा और कौन से बड़े फैसले जो है हमने हमारी सरकार ने लिए, इस सारी बातों की जानकारी हमारी सरकार लोगों को गांव के स्तर पर लोगों के बीच जाके देना चाहती है। और इस कार्यक्रम को इस मंशा के साथ शुरू किया गया। और इसमें एक और अलग तरह का अनुभव होने वाला है कि जो हमारी पंचायत में जो ग्राम सभाएं होती हैं, ये एक हमारी सरकार ने एक नया प्रयोग शुरू किया है कि उन ग्राम सभाओं में हमारे जो ड्यूटीज़ लगेगी, मिनिस्टर्स जाएंगे और पूरे अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वहाँ पर जो है ग्राम सभा में लोगों के बीच जाएंगे, लोगों की बात सुनेंगे। उस ग्राम सभा के अंदर कौन से ऐसे मुद्दे जो लोगों के हैं, जनता के हैं, उनका जो निवारण है, और जो हमारी सरकार के मंत्री जाएंगे, अधिकारी जाएंगे, पूरा प्रयास किया जाएगा कि लोगों की समस्याएं उनके द्वार ही उसका निवारण किया जाए। ये प्रयास भी हमारा एक अपने आप में अनूठा है कि हम जो है बिना खर्चा किए, जैसा पिछली सरकारों में होता रहा कि उन्होंने उसके लिए बड़े प्रोग्राम्स बनाए और उस पर करोड़ों रुपए के खर्चे हुए, उस पर कई बार बातें उठी कि उसका क्या लोगों को फ़ायदा हुआ। लेकिन हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझते हुए ये कार्यक्रम तय किया है कि इस कार्यक्रम के अंदर जो है जहाँ मिनिस्टर्स अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, लोगों के बीच रहेंगे अगले काफ़ी दिनों तक। और प्रयास रहेगा कि हर गांव में जाके गांव वासियों की, उनकी लोगों की बातें, उनकी समस्याएं उनके द्वार जाके सुने जाएं। और उसके बाद उनके बीच ये बात भी जिक्र होगा कि हमारी सरकार ने कौन से बड़े फैसले जो है एक साल के अंदर किन परिस्थितियों में किए। चाहे वो आप देखें कि जो आर्थिक स्थिति थी वो कितनी बदहाल थी, उसके बावजूद विकास की गति को बनाए रखना और बड़े फैसले प्रदेश हित में, जनता के हित में लेना, या उसके बाद आपदा का दौर कैसा रहा, उस आपदा के दौर के दौरान किस प्रकार की कार्यशैली सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की रही, वो उसका जिक्र करना और फीडबैक लेना लोगों से कि लोग क्या सोचते हैं, गांव में लोगों की क्या सोच है, वो इस सरकार से क्या उम्मीदें लगाए हैं, ये उनकी उम्मीदों पे ये सरकार एक वर्ष में कितनी खरी उतरी है। ये सारी बातों की रिपोर्ट कार्ड भी तैयार होगा, लोगों के बीच उनकी बातें भी सुनी जाएगी और हम अपनी बात भी रखेंगे कि हमने कौन से बड़े फैसले लिए हैं और जो हालात हैं, बड़े फैसले लिए हैं हमारी सरकारों ने और किन परिस्थितियों में कैसा आपदा के दौरान जो विपक्ष के लोग हैं बार बार मीडिया के ज़रिए बयानबाजी करके, जब विपक्ष के नेता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने एक साल में क्या किया, उन सभी चीज़ों का जवाब मीडिया के ज़रिए भी देंगे लेकिन लोगों के बीच भी देंगे कि आप क्या थे, आपदा के समय में आपका क्या रोल रहा, आपने, विपक्ष ने क्या भूमिका निभाई, जब हिमाचल प्रदेश के लोगों पे सबसे बड़ी आपदा आई तो आप लोगों का क्या रोल था। बड़े सरल स्वभाव में कि आप बताएं, पूरा मौका आपको भी मिलता, आप भी बताएं कि आपका क्या रोल रहा जब विधानसभा में सरकार स्पेशल सेशन बुलाया गया और उसमें आपदा के समय भारत सरकार बताएंगे कि उस प्रस्ताव के समय जयराम जी और भाजपा अधिकार है फेडरल सिस्टम में, जब हमारे सारे टैक्सेस, आप जीएसटी की बात करें, आप इनकम टैक्स की बात करें, जब सेंट्रल पूल में जाते हैं तो हमारा अधिकार भी है। जब हम बुरे वक्त में हैं, आपदा में हैं, तो हम क्यों ना मांग करें भारत सरकार से कि हमारा हक मिलना चाहिए। 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान है जिसमें लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों की संपत्तियां गई, लोगों ने जानें गंवाई हैं, वहीं सरकारी संपत्तियों का बहुत नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई करना, द्वारा से लोगों को राहत देना, ये हमारी जिम्मेवारी है। और उस जिम्मेवारी में भारत सरकार का रोल बड़ा तय है। फेडरल सिस्टम में हमको जो मिलना चाहिए, जो हमारा हक बनता है, हिमाचल प्रदेश के लोगों का जो हक है,
उसकी लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका जिक्र किया कि हम इस लड़ाई को लोगों के बीच ले जाएंगे और वहां सच बताएंगे कि सच्चाई क्या है, क्या हमको मिला और क्या हमको मिलना चाहिए था, या उस सारी लड़ाई में जो भाजपा के विपक्ष के नेता हैं या इनकी पूरी पार्टी है, इनका क्या रोल रहा, इन्होंने क्या समर्थन किया, या जो लोग चुन के गए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिमाचल प्रदेश से भाजपा के या राज्यसभा में, उन्होंने किस प्रकार से इस आपदा के समय में उनका क्या रोल रहा, क्या उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से इस मुद्दे को उठाया कि आज हिमाचल प्रदेश बुरे दौर से है, हमारी मदद होनी चाहिए, क्या पार्लियामेंट का सेशन हुआ, क्या उनमें इस बात को उठाया या नहीं उठाया, उनको भी ये बताने का मौका मिलेगा, वो भी अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि इस पूरी आपदा के समय में भाजपा के सभी नेता और पार्टी का क्या रोल रहा। तो ये इन सारी बातों का चर्चा गांव तक लोगों के बीच होगी, ये निश्चित है। जब हमारे लोग, हमारे पार्टी के लोग, हमारे सरकार के मिनिस्टर्स, एमएलए सब लोगों के बीच जाएंगे अगले कुछ दिनों तक, ये पूरी सरकार और पार्टी लोगों के बीच और गांव में लोगों के बीच काम करेगी, अपनी पूरी उपलब्धियों को, अपनी पूरी जो वास्तविक स्थिति है। एक ऐसा समय है, मुख्यमंत्री जी का सोचना भी है कि हमको अपनी सारी स्थिति प्रदेश के लोगों के सामने सच्चाई और ईमानदारी के साथ रखनी चाहिए। हमारी सरकार का बिल्कुल स्पष्ट है इस बात में जो कार्यशैली है। आप इसको आर्थिक स्थिति की बात करें कि किस तरह की थी जब हमारी सरकार बनी, खजाना की क्या हालत थी, या हम पे बोझ कितना था, लाइबिलिटीज कितनी थी, ये लोगों को जानने का पूरा अधिकार है और उनको जानना चाहिए। हम इस बात को छुपाना नहीं चाहते हैं, बार बार इसका जिक्र इसलिए करते हैं कि हमारे प्रदेश के लोगों का ये अधिकार है कि हमारी प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है, और उस आर्थिक स्थिति को इस दशा में लाने का किसका क्या रोल रहा, उनको ये जानने का अधिकार है कि पिछले 5 वर्षों में जो सरकार रही भाजपा की हिमाचल प्रदेश में, उसमें कौन से फैसले लिए कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, वो बताना चाहिए उस वक्त के लोगों को। खास तौर पे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी को हर वक्त प्लेटफॉर्म मिलता है, उनको बताना चाहिए कि उनके 5 साल के कार्यकाल में कौन से बड़े फैसले हुए, डबल इंजन की सरकार में कौन सा पैसा भारत सरकार से हिमाचल प्रदेश को स्पेशल पैकेज के तौर पे मिला, या केवल आपका मॉडल जो था वो केवल कर्जे लेने वाला डबल इंजन मॉडल था, कर्जे के बोझ से दबा दिया प्रदेश के लोगों को। तो ये मॉडल था। आप इसका जवाब देना चाहते हैं, आपको देना चाहिए, आपको बताना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं सीधे तौर पे कि जितनी अव्यवस्था हो सकती थी, जितना फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो सकता था 5 सालों में, जयराम जी ने वो किया है। मुझे लगता है उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इस तरफ कि हमें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहिए, हमें कुछ ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार आए और इस कर्जे के बोझ से हम बाहर निकले। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, हमें अच्छा नहीं लगता इस तरह की बात करना, लेकिन मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ इस बात को कह सकता हूं कि पिछली सरकार ने इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सिर्फ उनका डबल इंजन था, कर्जा मिलता रहा, कर्जे पे कोई बंदिश नहीं थी। आप देखिए 21 में उनको 14,500 करोड़ रुपए के कर्जे लेने की जहां पर इजाजत थी, आज ओपीएस बहाल करने के बाद हमारी सरकार को वो इजाजत 6600 करोड़ रुपए लाई। आप समझिए कि किस में मुख्यमंत्री जयराम जी की ठाकुर 14,500 करोड़ रुपए का कर्जा ले सकते थे, उन्होंने लिया। लेकिन जैसी सरकार बदली, उस कर्जे की जो लेने की जो सीमा थी वो घटाकर 6600 करोड़ कर दी। उसी प्रकार वर्ल्ड बैंक से जो, या एशियन बैंक्स, ब्रिक बैंक्स, जो भी हमारी फॉरेन एड से संबंधित जितनी भी स्कीमें होती है उसकी भी कैपिंग कर दी कि 2700 करोड़ रुपया आप केवल 3 साल में ले सकते हैं। भारत सरकार की मंशा क्या है? क्या हम लोग फेडरल सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहे? क्या हमारे लोगों की उम्मीदें नहीं थी कि नरेंद्र मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री है, उन्होंने बहुत बार जिक्र किया कि मेरा प्रदेश के लोगों से विशेष नाता है। तो ये सही वक्त था जब प्रदेश के लोग बुरे वक्त में थे, उनके ऊपर आपदा थी, तो आप वो निभा देते, उनकी मदद करते, हाथ आगे बढ़ाते। 10,000 करोड़ रुपए का हमारा क्लेम गया है, उसके एवज में उनको माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रदेश के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, यही हम मांग रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो विपक्ष के लोगों को भी साफ करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि आपने 5 साल में इस प्रदेश को कैसे चलाया। अगर आज प्रदेश कर्जे के बोझ में बुरी तरह दबा है तो उसके पीछे कौन से फैसले थे? हमें तो केवल 1 साल हुआ, तो ये पिछली सरकारों के फैसले थे। लेकिन उसके बावजूद जो विकास की गति है हमारी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा बड़ी साफ है कि उसमें विकास में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम विकास की गति को नहीं रुकने देंगे। लेकिन
कुछ लोग ये जिक्र करते हैं कि ये बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि आर्थिक स्थिति खराब है। देखिए, सच्चाई बतानी पड़ेगी, सच्चाई बतानी चाहिए और सच्चाई के साथ सरकार चलानी चाहिए। और प्रदेश के लोगों का ये अधिकार है कि जो सरकार चलाने के लिए, जिनके लिए उन्होंने जिम्मेवारी दी है, कि वो ईमानदारी से उनको बताएं कि क्या सच्चाई है, क्या फैसले पिछली सरकार ने किए और क्या फैसले हम कर रहे हैं। चाहे वो शराब के ठेकों को नीलामी को लेके हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ध्येय बना दिया है कि सबसे पहले हमने अपनी आर्थिक स्थिति जो बिगड़ी हुई है उसको ठीक करना है साथ में। तो आज हम उस पर बढ़े हैं। हमारी सरकार ने पहले वर्ष में बड़े फैसले लिए। 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू खाली शराब के ठेकों की नीलामी से बढ़ा है। उसके बाद अगर वाटर सेस की लड़ाई लड़ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा फैसला था जो 70-75 साल में किसी ने सो ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसमें भी बाधाएं आई। किस प्रकार भारत सरकार ने एक चिट्ठी लिख के उसमें अड़ंगे डालने की कोशिश की, वो भी अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें भी भाजपा के नेताओं को बताना चाहिए क्या हमारा लोगों का हक नहीं है वो। अगर हमको वाटर सेस मिलता है तो क्या जयराम जी को और उनकी टीम को ये बुरा लग रहा है? क्या उन्होंने इस विषय को लेके भारत सरकार में कोई लड़ाई लड़ी या मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि इस लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं? ये बताना पड़ेगा प्रदेश की जनता को, विपक्ष के लोगों को। केवल खाली बयानबाजी से, सरकार में बैठे हुए लोगों का विरोध करने से बात बढ़ने वाली नहीं है। अब आपको बताना पड़ेगा। अगर आपका सुझाव अच्छा होगा, आपकी सुझाव में प्रदेश हित में होगा, तो सरकार इस बात को मानने के लिए भी तैयार है। केवल आपका विरोध इसलिए होगा कि आप विपक्ष में बैठे हैं और आप केवल विरोध करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आज लोग बहुत जागरूक हैं। आप मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए लोग सारी बातें पारदर्शिता के साथ जानना चाहते हैं और वही हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी का ध्येय है कि हम जो भी करें, जो भी आगे बनाएंगे योजनाएं, उसमें लोगों को साफ तौर पे पूरी तरह से इन्वॉल्व करेंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो आपके माध्यम से विपक्ष के नेताओं से भी पूछना चाहते हैं कि आपका भी वक्त आ गया, आप भी बताएं कि आपका इन दोनों बातों में, जो हम आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जो आपदा की लड़ाई थी, आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें। इन दोनों चीजों में आप कहां थे और कहां है। इसके अलावा एक फैसला हमारी सरकार ने किया कि स्कूलों में हम कुछ जगह जहां पर हमारी जो मंशा थी उस फैसले के पीछे, उसको समझने की बहुत ज़रूरत है कि उसके पीछे क्या रीज़न था। कि हमने बोला गेस्ट टीचर्स को हम रखेंगे, गेस्ट के तौर पे, गेस्ट टीचर्स जो है फैकल्टी के तौर पे हम सेवाएं लेंगे। पहली बात या दो बातें इंपॉर्टेंट कि किसकी सेवा लेंगे और कहाँ लेंगे। उसमें बड़ी साफ बात थी कि हिमाचल प्रदेश में आप देखते हैं कि एक साल में तकरीबन, अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो 10,000 के करीब तबादले होते हैं, ट्रांसफर्स होती है। कहीं प्रमोशंस है, कहीं ट्रांसफर्स है। ये एक निरंतर प्रक्रिया रहती है। जब हम ट्रांसफर्स करता है, एक अध्यापक दूसरी जगह जाता है या वहां पर जो खाली हो जाता है जगह, वहां जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वो उस वक्त अगर वहां इमीडिएटली दूसरा अध्यापक नहीं आता है, उसमें 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का समय लग जाता है। तो वहां मुख्यमंत्री जी ने एक बात को माना कि उन 15-20 दिन जो उस सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं उनका नुकसान होता है, उसकी भरपाई के लिए हमने ये तय किया है कि उस दौरान जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे, जिनकी +2 में, मैट्रिक में 75% सुपर मार्क्स होंगे और आगे जो उन्होंने स्पेशल कोर्स किया होगा उस सब्जेक्ट में, जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे उनको हम मौका देंगे उस जगह जहां पर ट्रांसफर होने की वजह से या किसी वजह से टीचर नहीं है। और उसके पीछे सोच बड़ी साफ है कि वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका नुकसान ना हो। ये बड़ा साफ है, वो सब्जेक्ट कोई भी हो। तो ये उस तरह का एक मैकेनिज्म बनाने का प्रयास किया गया है कि उन बच्चों को जो मेरिटोरियस है वही जो है गेस्ट फैकल्टी के तौर पे उस स्कूल में रखे जाएंगे। वो भी केवल अगर आज वो एक सब्जेक्ट को लेते हैं 15 दिन के लिए, उनको उस हिसाब से पेमेंट की जाएगी। ये इसमें पूरी साफ तौर पे कोई बैकडोर एंट्रीज नहीं है, कोई बेरोजगारों को डरने की जरूरत नहीं है कि उनकी पोस्टें भरी जा रही हैं। ये बिल्कुल गलत फहमी है, इसको अपने दिमाग से निकाल दें। बड़े साफ तौर पे है। ये प्रोविजन यूनिवर्सिटी में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, जहां पर वो आप देखते हैं बहुत सारी जगह आते हैं लोग कि हमारे स्कूल में फलाना मैथ का टीचर नहीं है, 15 दिन से नहीं है, 20 दिन से नहीं है। ऐसी है, ये स्वाभाविक है। उस चीज का अरेंजमेंट ये किया गया है कि बिल्कुल भी एक भी दिन
बच्चों का जो नुकसान है किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी स्कूल में पढ़ाई का ना हो, तो सरकार ने उस बात को समझा है कि एक अपने आप में गंभीर विषय था कि उस गैप को जो है हम इस तरह से गेस्ट फैकल्टी के तौर पे पूरा करेंगे। लेकिन जो लोग बेरोजगार साथी हैं, युवा साथी जो इसको ये मान के सोच रहे हैं, या एबीवीपी के कुछ ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि ये एक बैकडोर एंट्री होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी को भी इसमें इस मंशा को इस तरह से लेने की जरूरत नहीं है। सर, इसमें सवाल यह है कि जो युवा है उनके मन में संशय है कि एसएमसी और पीटीए शिक्षकों की जिस तरीके से बढ़ती हुई, पहले उनको भी 6,000 रुपये मंथ पर रखा गया था, लेकिन अब जो है उनको जो है वो हटाए नहीं गए वहाँ से, और रेगुलर टीचर आने पर भी वो नहीं हटाए जा सकते थे। नहीं, यहाँ बहुत फर्क है। जो आपने जिक्र किया ये बिल्कुल उससे अलग अरेंजमेंट है। यहाँ कोई भर्ती नहीं हो रही है। पहली बात, कोई भर्ती नहीं हो रही है। गेस्ट का मतलब है मेहमान के तौर पे। मैंने बड़ा साफ तौर पे इसको समझाने का प्रयास किया कि किसी स्कूल में कोई अध्यापक नहीं है तो वहाँ बच्चों का जो नुकसान होता है वो हो सकता है वहाँ पर रेगुलर टीचर आने में 15 दिन 20 दिन 1 महीना लग रहा है। तो ये उस अरेंजमेंट को भरने का एक तरीका है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। उन युवा साथी जो बेरोजगार है, मैं उनके कंसर्न को समझता हूँ, उनकी चिंता को भी समझता हूँ, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बिल्कुल निश्चिंत रहे। ये कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई आपकी भर्ती, इसको किसी तरह की भर्ती नहीं है, ना ही इनको कोई आगे जाके कोई रेगुलर होना है या ये सीधे तौर पे गेस्ट अपीयरेंस है। एक लेक्चर लिया, एक लेक्चर की पेमेंट हुई, बात खत्म। ये कोई भर्ती नहीं है। उन साथियों को मैं आश्वासन देता हूँ सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, कि आप इसमें भ्रमित ना हो। ये जिस तरह से आप इसको समझ रहे हैं, ऐसी कोई ये प्लानिंग नहीं। हाँ, विपक्ष के नेता ने ये आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री जो है उद्योगपतियों के नाम पर दुबई में शादी समारोह में शामिल हुए। इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो खुद मुख्यमंत्री रहे 5 साल, कोई बड़ी हेल्दी बात करे, हम उनसे पूछ रहे हैं, कुछ चीजें हम पूछ रहे हैं जनता की तरफ से कि आप 2-3 चीजें क्लियर करें कि आपका स्टैंड क्या है। आपदा के समय 10,000 करोड़ रुपए का क्या आप जा रहे हैं या आप हमारी सरकार के साथ, आप प्रस्ताव के साथ तो नहीं खड़े हुए। अगर अब भी कुछ आपकी जाग गई आत्मा के अंदर कोई बात आवाज आ रही तो आप बताएं कि क्यों नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या रोल है उसमें? बड़ी बातों पे जयराम जी को बात करनी चाहिए, या आपदा में जो हमारा हक बनता है उसको लड़ाई में आप कहाँ हैं, या वाटर सेस की लड़ाई में दूसरे जो अधिकार है हमारे जो राज्य के, उसमें आप कहाँ हैं? मुख्यमंत्री दुबई गए और वहां से अगर इन्वेस्टर लाना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? दुबई जो 1 दिन 2 दिन के लिए चले गए और उसके एवज में अगर इन्वेस्टर्स आना चाह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री जी को तो और भी जाना है दुनिया में। इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्ट करेगा, हमारी सोच यही है कि इन्वेस्ट करें। हमें जहां रेवेन्यू बढ़ेगा, सबसे बड़ा हमारा है कि युवा साथियों को रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। वो कह रहे हैं कि शादी में गए वहाँ उद्योगपति से मिले, अगर वहाँ शादी में भी चले गए आधे घंटे तो क्या हो गया उसमें? दिक्कत क्या है? मुझे ये समझाने की जरूरत है। मंशा साफ थी कि एक प्रोग्राम था, इन्वेस्टर्स को मिलना था और उसके तहत उनको इन्वाइट करना था और बातचीत हुई है। उसका पूरा ब्यौरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो कुछ हुआ वहाँ सारा प्रदेशवासियों को बताया कि मैंने कहाँ मिला और किस तरह का कैमरा लेके खड़े हैं। सब हमेशा वो आपको बाइट देते हैं, आपसे बात करते हैं, कुछ छुपाने के लिए नहीं है। बड़ा साफ है। जयराम जी को भी बता दें, विपक्ष के नेताओं को, जो भी कर रहे हैं ईमानदारी के साथ कर रहे हैं और एक मंशा के साथ कर रहे हैं कि प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए, प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरे और बेरोजगार साथियों के लिए किस प्रकार से रोजगार का। सर, इसको लेकर अभी तक ये डिटेल्स भी नहीं आई है कि मुख्यमंत्री वहां पर किन उद्योगपतियों से मिले और कौन सी ऐसी कंपनी से नहीं, इस पे चर्चा हो गई। उन्होंने पूरा बताया कि टूरिज्म क्षेत्र से जो हुआ है वो आने वाले हैं, उनसे बातचीत हुई है और भी भविष्य में ऐसे इन्वेस्टर्स को और भी इस पे आगे काम चलता रहे। विपक्ष ने एक आरोप और लगाया कि उनके टाइम में जनमंच शुरू हुआ था और राजनीतिक द्वेष से इसको बंद किया गया, जो इस कार्यक्रम को आपने शुरू किया। देखो, विपक्ष की मजबूरी तो मैं मानता हूँ कि जब आपके सामने आते होंगे कि हमें कुछ न बोलना पड़ेगा, लेकिन उस जनमंच का क्या निकला, कितने करोड़ों उसमें खर्च हुए? पिछली सरकार जनमंच फ्लॉप रहा, तभी लोगों ने सरकार का बदलाव किया। कुछ नहीं था वो। बहुत बार उस पर चर्चा हुई, बहुत बार मीडिया में उठा कि ये मेहमानबाजी हो गई, पैसे का बर्बादी हो रही है, बड़ी उस पर बड़े प्रश्न चिन्ह थे। वो बातें उनके साथ खत्म हो गई। हमारी सरकार ने जो प्रोग्राम शुरू किया वो सीधे तौर पर सिंपल, कोई खर्चा नहीं होगा, आपके सामने। हम कोई बर्बादी नहीं करेंगे पैसे की, लेकिन लोगों के बीच जाएंगे, लोगों के काम उनके दरवाजे पे करेंगे। यही हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ है। हम यही कह रहे हैं कि अगर हम जो हमारे पंचायत में स्पेशल मीटिंग्स है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे मिनिस्टर्स, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे अधिकारी,
लोगों की समस्या वहीं पंचायत स्तर पे सुनेंगे। तो ये एक कार्यक्रम है, विपक्ष को स्वाभाविक तौर पे ये लग रहा है कि इनका जो काम करने का तरीका हमारे से भिन्न है, जिसमें पैसे की बर्बादी नहीं होगी। सरकार जनता की है, सरकार बनाने वाली जनता है, तो सरकार इस बात को समझती है कि हम जनता के लिए, जनता के बीच जाना है, उनकी बात सुननी है। हमने जो किया वो भी बताएंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे 1 साल का, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं वो भी सुनेंगे। तो ये जनमंच क्या था, उसके क्या परिणाम है, उसके बारे में कैसी चर्चाएं उस वक्त होती रहे, वो आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं और प्रदेशवासी भी उसको जानते हैं। नरेश चौहान जी, 1 लाख नौकरियों का वादा किया गया था 1 साल में। अब जो गेस्ट फैकल्टी आप टीचर्स भर्ती करने जा रहे हैं, इसकी जगह सरकार के पास ये विकल्प नहीं था कि उनकी जगह सरकारी अध्यापक भरे जाएं। इसका कारण फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है या फाइनेंशियल क्राइसिस? नहीं, आपकी जानकारी थोड़ी गलत है, इसलिए आपका प्रश्न गलत हो गया। हम कोई भर्ती नहीं करने जा रहे। दिस इज ए जस्ट गेस्ट फैकल्टी ओनली, इसमें भर्ती नहीं होती कोई। भर्ती तो सरकार करती है नियमों के तहत, तो सरकार ये कोई भर्ती नहीं है। मैंने बड़ा स्पष्ट सरकार भर्ती क्यों नहीं कर रही है? सरकार करेगी, सरकार भर्तियां कर रही है। आप अपनी जानकारी को थोड़ा करेक्ट करें कि आप पब्लिक सर्विस मिशन में जाएं कि कितने लोगों को पिछले साल वहां से लेक्चर आप जरा जानकारी दूसरी बात कर दें कि कितने लोगों को नौकरी। हाँ, वो आपको हम शेयर करेंगे। आप लोग भी हमारे से ज्यादा काम करते हैं, उसकी भी जानकारी रखें। ये भर्ती नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है जहाँ बच्चों को 10-15 दिन के लिए ट्रांसफर्स होती है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स है, लेकिन हमारी सरकार की मंशा बड़ी साफ है कि किसी भी बच्चे का पढ़ाई का नुकसान ना हो। उसके लिए अरेंजमेंट है कि जो मेरिटोरियस बच्चा अवेलेबल है उसको एक्सपीरियंस मिल जाएगा और वहाँ वो बच्चों का नुकसान नहीं होगा। ये किसी भी तरह से भर्ती नहीं है, ये मैं बड़ा स्पष्ट करना। सर, मुख्यमंत्री ने साफ किया था कि इस तरह की कोई भर्ती होगी ना, कोई अस्थायी भर्ती होगी ना, कोई इस तरह की भर्ती होगी। फिर सर ऐसा मैं फिर से कह रहा हूँ ये भर्ती नहीं है। इसका ये यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में होता है। आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी के अंदर गेस्ट फैकल्टी है, वो बिल्कुल भर्ती नहीं होती। उनका कोई मतलब नहीं है कि वो दे कैन नॉट क्लेम कि जी मैं लग गया हूँ तो मैं यहाँ पर आगे भर्ती हूँ। भर्ती जो होगी वो अपने तरीके से होती रहेगी, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पोस्टें निकलनी है, जहाँ भर्तियां होनी है, वो सरकार अलग काम कर रही है। मैं इसको एक बार फिर से करता हूँ कि किसी को भी इसमें घबराने की जरूरत है। आपने प्रदेश की वित्तीय स्थिति की बात की। हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने केंद्र को किस तरह के डॉक्यूमेंट भेजे थे, कितने की आर्थिक सहायता की बात ऑन डॉक्यूमेंट हुई है केंद्र से? देखिए, हमने 10,000 के करीब जो है अपने जितना भी नुकसान आपदा के समय हुआ उसमें सब तरह का था। सड़कें थी, बिजली, पानी, प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड ऑल। भारत सरकार से स्कीमें, अपनी टीमें भी आई 2 बार, वो भी आती है, उस हर चीज़ को देखती है, मौके पे जाके जायज़ा लेती है। और जो हमारा एक नियम होता है, नियम के तहत हमने तकरीबन 9,900 कुछ करोड़ रुपए की अपनी सारे क्लेम्स भारत सरकार को सौंप दिए। काफ़ी समय हो गया, तो उसको लेके हमारी मांग है कि हमको मिलना चाहिए। जो सहायता भारत सरकार हमारी करनी चाहिए उसको उनको करनी चाहिए। उससे क्या है कि हमारे लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन उसमें देरी हुई। हमारी सरकार ने खुद ही 4500 करोड़ रुपए का पैकेज अपने रिसोर्सेज से लोगों के बीच किए। आपने देखा किस प्रकार से राहत मैनुअल में बहुत बड़ा चेंज हुआ। मैं समझता हूँ कि आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि इन चीज़ों को हाईलाइट करें। ये पूरे देश के अंदर अगर आपको मिसाल मिल जाए तो मुझे भी बता देना कि 1 लाख की जगह 7 लाख रुपया कहीं हुआ हो देश के किसी भी राज्य में। जितना बड़ा लेवल पे हमने जो मैनुअल्स था उसमें चेंजेस किए, क्या ऐतिहासिक फैसले नहीं? ये सारी चर्चाएं हमारे लोग गांव में लोगों के बीच जाके बात करेंगे कि हमने किया। मुख्यमंत्री जी ने जाके मैक्सिमम जिलों में खुद लोगों को राहत प्रदान की, राहत मिली लोगों को। 1 लाख की जगह 7 लाख मिले, और भी बहुत सारा मैनुअल में चेंजेस। ये बड़े फैसले जो सरकार ने लिए, ये जरूर हाईलाइट करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। थैंक यू।